नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शिक्षाविद सौरभ यूट्यूब चैनल में। और मैं सौरभ आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे द्वारा जो भी सीरीज़ चलाई जा रही है आप लोगों को पसंद आ रही है। ठीक है, आज हम बात करेंगे सेकंड सीरीज़ की, रट लो सीरीज़ 2 की। और इसमें भी आज हम 25 क्वेश्चन हल करेंगे और देखेंगे कि ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए, भूगोल के विषय के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और आज जो सीरीज़ है वो सेकंड है, फर्स्ट वाली आप लोगों ने देखी थी। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। वेलकम बैक। और एक सब निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जिनको जिनको परीक्षा देनी है, जो चाहते हैं, उनके यहाँ ज़रूर पहुँचाइए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का जो लेक्चर है। नहीं, शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या पूछा गया है? देखिए, शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ऋतु प्रवास व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। मतलब ऋतु प्रवास का मतलब होता है कि वो जीव जंतु जो एक समय में एक जगह रहते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है वो अपने स्थान को चेंज कर लेते हैं, उसे कहते हैं ऋतु प्रवास। तो व्यक्ति के सामाजिक आर्थिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, तो जम्मू और कश्मीर, इसका जो ऑप्शन होगा जम्मू और कश्मीर के लोगों का जो है ऋतु प्रवास सामाजिक और आर्थिक जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। ठीक, अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया कि जल के जमने और पिघलने से चट्टानों का टूटना किस प्रकार का ऋतु अपक्षय है। देखिए क्या होता है कि जैसे चट्टानें हैं, चट्टानें जब उस पर तापमान पड़ता है, बारिश होती है, तो उसमें अपक्षय होता है। मतलब वो धीमे धीमे उसकी परतें कटती हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो वो होता है एक भौतिक अपक्षय या भौतिक अपरदन, इस तरीके से कहा जा सकता है। जैविक रासायनिक ऑक्सीकरण नहीं होगा। ठीक है, ये दूसरा वाला क्वेश्चन था। अगले वाले क्वेश्चन में बात करेंगे। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 3 है। आपसे कहा गया है, भारत का प्रथम उच्च तकनीक समुद्र पत्तन है। उच्च तकनीक समुद्र पत्तन है, ये क्वेश्चन आपसे पहले भी पूछा जा चुका है। तो जो हमारा मुंबई का है नेहावा शोवा, ये है मुंबई का। मुंबई का ये या फिर पुराना वाला बम्बई का ये, तो मुंबई आप जानिए, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो जो हमारा नहावा शेवा समुद्री पत्तन है, ये भारत का प्रथम उच्च तकनीक वाला पत्तन है। लेकिन और भी हैं, उनके बारे में देख लेते हैं वो कहाँ कहाँ के हैं, क्योंकि ऑप्शन से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे पारादीप की। पारादीप उड़ीसा का है, उड़ीसा का, ध्यान दीजिएगा, पारादीप उड़ीसा का है। ठीक है, अगला है नामासुबा, आपने जान ही लिया कि मुंबई का है। अगला है नागापत्तनम, वो देख लेते हैं कहाँ का है। नागापत्तनम, ये है तमिलनाडु का, ये है तमिलनाडु का। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए बाद में कि नाहवा सेवा कहाँ का है, नागापत्तनम कहाँ का है, पारादीप कहाँ का है, तो ये आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, कभी कभी ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। देखिएगा, अब पूछा गया चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है, नदी की लंबवत परिच्छेदिका में प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण होता है। आपसे पूछा गया है कि नदी के लंबवत परिच्छेदिका में प्राकृतिक तटबंधों का निर्माण होता है, तो ये कहाँ होता है? तो ये जो तटबंध बनता है वो होता है मुहाने के समीप। तो ये बात क्लियर हुई। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या आ गया है? और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अगर हमारे ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप टेलीग्राम पे हमें
हमारे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे सारी वीडियोज़ और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम नॉलेज चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन हो गया। अब हम बात करेंगे पाँचवें क्वेश्चन की। देखिएगा, पाँचवा क्वेश्चन आपसे पूछा, जो पाँचवा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी देखिएगा, निम्नांकित में से वायु राशि सबसे अधिक अस्थिर है। मतलब किस प्रकार की जो वायु होती है वो अस्थिर होती है। तो जो हमारी MTK, जो ऑप्शन नंबर सी है, ये सही होगा। इस प्रकार की जो वायु राशि होती है वो सबसे ज़्यादा अस्थिर होती है। मतलब वायु राशि अस्थिर होने का मतलब है कि कुछ हवाएं होती हैं जो लगातार आराम आराम से बहती हैं, कुछ थोड़ा तेज़ बहती है, कुछ अनियमित होती हैं, कभी बहुत तेज़ बहती है, कभी बहुत स्लो बहती हैं। ठीक है, तो उनके बारे में पूछा गया है कि वो हवाएं जो अस्थिर होती हैं। ठीक है, तो अगले वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई समस्या होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और कोशिश करिएगा ज़्यादा ज़्यादा शेयर करने की। ठीक है, देखेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि वायुमंडल में कार्यरत क्षैतिज बलों में निम्नांकित में से कौन सा बल सम्मिलित नहीं है। इसका मतलब है कि जो वायुमंडल में जितने भी बल कार्य कर रहे हैं उनमें से इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा बल है जो कार्य नहीं करता। देखिएगा, अगर दाब प्रवणता बल की बात करें तो यही बल है जिसके कारण हवाएं चलती हैं। कोरियोलिस बल है जिसके कारण हवाएं अपनी दिशा में मुड़ती हैं। घर्षण है जिसके कारण कोई चीज़ धीमे धीमे रुकने लगती है। लेकिन जो भुभ्यावर्ती बल है ये किसी प्रकार के वायुमंडल में काम नहीं करता है। तो जो हमारा चौथा ऑप्शन है ये सही नहीं है और नहीं पूछा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। देखिएगा, क्वेश्चन में पूछा है कि सम्मिलित नहीं है, ये भी सम्मिलित है, ये भी सम्मिलित है, ये भी सम्मिलित है, लेकिन भुभ्यावर्ती बल सम्मिलित नहीं है। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछा गया है कि जब मानचित्र में विभिन्न तथ्यों को विभिन्न रंगों द्वारा दर्शाया जाता है तो मानचित्र को क्या कहते हैं। एक ही जानिएगा, जहाँ कोरो शब्द लगा हो, इसका मतलब हो जाता है, अगर कोरो शब्द लगा है रंग बिरंगा होता है। इसका मतलब जो यहाँ रंगों की बात की गई है, रंगों की बात की गई है, तथ्यों की बात की गई है, इसका मतलब हर चीज़ होनी चाहिए। तो वो जो क्रोमैटिक मानचित्र होता है उसमें इस तरीके की चीज़ों को दिखाया जाता है। रंग बिरंग तथ्य जो भी होते हैं वो सब चीज़ें क्रोमैटिक मानचित्र के द्वारा दिखाया जाता है। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नांकित में से कौन सा भूवैज्ञानिक युग दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। इस तरीके के क्वेश्चन पीछे भी पूछा गया था। तो जो हमारा ऑप्शन है पेलियोजोइक जो युग है ये दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है, दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, पेलियोजोइक युग दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन बात करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है। देखिए, ये ऐसे क्वेश्चन है ना जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं, या इस वाले एग्जाम में नहीं पूछा, अगले में पूछा जाए, अगले नहीं तो उसके अगले में। मतलब अगर पढ़े रहेंगे तो ये काम आएगा, इतना मान लीजिए। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नांकित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है पालकोंडा। ये पश्चिमी घाट पे नहीं, ये पूर्वी घाट पे पड़ता है। मतलब ये मान लीजिए हमारा भारत का नीचे वाला हिस्सा है, तो ये जो पहाड़ी है पालकोंडा वो यहाँ पड़ती है, तो पूर्वी घाट पे। बाकी नीलगिरी इलायची यहाँ पड़ती है, नीलगिरी यहाँ पड़ती है, और जो अन्नामलाई है इसी वाले क्षेत्र में पड़ती है। तो ये सब पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं, लेकिन पालकोंडा जो है पूर्वी घाट की पहाड़ी है। ये भारत के भूगोल से क्वेश्चन था। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर पूछा गया है कि भारत का अधिकांश लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। कल भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। हमने कहा ना कि जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते हैं,
बात यह है कि सिलेबस निर्धारित होता है, उससे ज़्यादा वो बाहर पूछ नहीं सकते। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपको याद होगा कि ये धारवाड़ क्रम की चट्टानों से अधिकांश लोहा प्राप्त किया जाता है या लौह अयस्क प्राप्त किया जाता है। और कल एक क्वेश्चन बना था कि लौह अयस्क तो हेमेटाइड, हेमेटाइड ये होता है लोहे का अयस्क का नाम है। ये पूछा गया था किस प्रकार के अयस्क में लोहा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो हेमेटाइट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अगर कहीं कोई समस्या हो तो बताइएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपसे पूछा गया है, भारत में बागाती कृषि का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है। तो कल भी ये क्वेश्चन एक तरीके से रिपीट था, बस लैंग्वेज ये थी कि विश्व में बागाती जो कृषि होती है वो किन महाद्वीपों में होती है। तो उसमें दिया था एशिया का दक्षिणी, मतलब मलेशिया का नाम लिखा था, और यहाँ पे आज दे दिया है कि दक्षिणी पूर्वी एशिया। बस केवल ऑप्शन चेंज किया है, क्वेश्चन वही है। तो विश्व में बागाती कृषि का सर्वाधिक जो विकास हुआ है वो हुआ दक्षिण पूर्वी एशिया। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि डियो डियोगो गार्सिया निम्नांकित में से किस सागर में स्थित है। तो डियोगो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, डियोगो गार्सिया हिंद महासागर में स्थित है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन सा भूगर्भिक संरचना से संबंधित नहीं है। भूगर्भिक संरचना से संबंधित नहीं है। अब देखिएगा, भूगर्भिक संरचना से पूछा गया है तो ध्यान रखिएगा, चट्टानों का प्रकार, क्योंकि भूगर्भ से ही होता है। चट्टानों संस्तरणों का निरूपण भूगर्भ से ही होता है। ज्वालामुखी विस्फोट और चट्टानों में विध्वंस। देखिएगा, जो इसमें होगा वो होगा ज्वालामुखी विस्फोट। ये उसकी भूगर्भीय संरचना में नहीं होता है। भूगर्भ जो ज्वालामुखी फटता है वो पृथ्वी के ऊपर आगे फटता है, लेकिन जो सारी क्रियाएं होती हैं चट्टानों के प्रकार पृथ्वी के अंदर होती है। चट्टानों में जो अस्तर बनते हैं, मतलब परत बनती है, वो अंदर बनती है। चट्टानों में विभंजन होता है। विभंजन का मतलब जो लड़ती हैं, दूर हटती हैं, वो भी अंदर होता है, लेकिन जो विस्फोट होता है ये बाहर होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो हो जाएगा, अगर हम बात करेंगे तो जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब गलत हो जाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 14 से पूछा गया है, निम्नांकित में से विलोम स्थलाकृति का उदाहरण है। तो अपतन घाटी जो होता है ये होता है विलोम स्थलाकृति का उदाहरण। इस प्रकार के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं कभी कभार। तो ठीक है, आ गया तो बता दे रहा हूँ, निम्नांकित में से विलोम स्थलाकृति का उदाहरण है तो वो है अपतन घाटी। ठीक है, आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नांकित में से किन जलवायु क्षेत्रों में अपतटीय क्षेत्रों में ठंडी जलधारें प्रवाहित होती हैं। पूछा है, निम्नांकित में से किन जलवायु क्षेत्रों में अपतटीय क्षेत्रों में ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती हैं। तो जो हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण शुष्क क्षेत्र में ठंडी जलधाराएं प्रवाहित होती। जलधाराओं का मतलब होता है कि समुद्र में चलने वाली पानी की लहरें, कुछ में कुछ होती हैं, थोड़ी गर्म होती हैं, कुछ ठंडी होती हैं। ठीक है, अब आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे पूछा गया है, आर्थिक दृष्टि से कम विकसित देशों में जहां उच्च दैनिक तापमान, अधिक वर्षा, उच्च आर्द्रता, सुप्रवाहित मिट्टियां और फार्म प्रबंधक के पास पर्याप्त पूंजी हो, कौन सी कृषि सर्वाधिक उपयुक्त होगी। मतलब जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश हो, सबसे ज़्यादा तापमान रहे, उच्च आर्द्रता रहे, सुप्रवाहित मिट्टियाँ रहें, वहाँ पे किस प्रकार की
खेती सबसे अधिक होगी तो वहाँ पे जो खेती की जाएगी, वहाँ पे की जाएगी खेती कपास की। कपास की खेती इसलिए की जाएगी, सबसे ज़्यादा वर्षा और सबसे ज़्यादा तापमान और आर्द्रता, और सबके साथ अगर जहाँ पे ये दोनों चीज़ सबसे ज़्यादा तापमान और सबसे ज़्यादा आर्द्रता होगी वहाँ पे काली मिट्टी होगी। काली मिट्टी पे कपास की खेती बहुत अच्छी मात्रा में की जाती है। तो ये था क्वेश्चन। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन को सोचेंगे तब आंसर हो पाएगा, ऐसे तुक्का नहीं काम चलेगा। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछा गया है फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी के मध्य विद्यमान जल डमरू मध्य कौन सा है, ये पूछा गया है। ठीक है, अब देखिएगा नाम दिया गया है जल डमरू मध्य का मतलब ये होता है कि दो स्थलों को अलग करने वाला, मतलब जल संधि एक तरीके से समझ लीजिए कि जल संधि मतलब मान लीजिए ये ये कोई मतलब झील है, कोई ये झील है, तो ये वाला बीच वाला हिस्सा ये स्थल है, ये झील है, ये झील है, बीच में कोई है, तो ये तो एक रास्ता हो गया, स्थलीय भाग हो गया। लेकिन अगर ऐसे समझे इसे हम, अगर ऐसे समझे कि ये मान लीजिए कोई झील है, खाड़ी है, और ठीक, और यहाँ पे कोई स्थल है, और फिर कोई स्थल यहाँ पर है, जो बीच में जल है इन दोनों को अलग करता है, जो बीच में जल है इन दोनों को अलग करता है, इसी को कहते हैं जल डमरू मध्य या जल संधि। इतनी बात तो समझ आ गई होगी, जल संधि क्या होती है, जल डमरू मध्य क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि बाबा अलमंडेब जल संधि किनको जोड़ती है, किनको अलग करती है। तो जोड़ने का मतलब जल राशियों को जोड़ेगी, स्थल को अलग करेगी। तो लाल सागर और अदन की खाड़ी, बाबा जो अलमंडेब है ये लाल सागर, अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा लाल सागर, लाल सागर और अदन की खाड़ी उसी के बगल में मिलेगा अदन की खाड़ी। तो इन दोनों को ये जोड़ने का काम करता है बाबा अलमंडेब जल संधि। अगला है हमारा हारमूज, हारमूज जल संधि फारस की खाड़ी, मतलब फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के मध्य स्थित है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि फारस की खाड़ी और ओमान के मध्य विद्यमान जो जल डमरू मध्य है उसको कहते हैं हारमूज। ठीक है, अगले की बात करेंगे जिब्राल्टर की। तो भूमध्य सागर, अगर जिब्राल्टर की बात करेंगे तो भूमध्य सागर, अब अगर एटलस आपके पास होगा तो आप उसमें खोज पाएंगे भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर के बीच जो स्थित जल डमरू मध्य है वो है जिब्राल्टर। ओके, तो हो गया, जो हमारा ऑप्शन होगा वो सही होगा हारमूज। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में प्रतिचक्रवाती दशाएं विद्यमान होती हैं कब। तो जो ऑप्शन नंबर बी है दिसंबर से मध्य फरवरी के मध्य प्रतिचक्रवाती विद्यमान होती है, जिससे हल्की फुल्की क्या होती है, कभी कभी बारिश होती है, मौसम साफ होता है। ठीक है, ये हो गया 18। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19, भारत के दक्कन प्रायद्वीप पठार पर किस मिट्टी का अभाव पाया जाता है। और कल पूछा गया था कि जो दक्कन का पठार है या प्रायद्वीपीय भारत है उसमें कौन सी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो काली मिट्टी सबसे ज़्यादा, तो काली मिट्टी को हटा दीजिए। लेटराइट मिट्टी जो पाई जाती है जहाँ पे एक तरीके से आप समझ लीजिए पर्वतों का घिसाव होता है, और जो चीज़ें नहीं पाई जाती दक्कन के पठार में वो लाल और पीली मिट्टी नहीं पाई जाती है, इसका अभाव पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो पैडलोल लेटराइट ये काली मिट्टियाँ दक्कन के पठार में पाई जाती हैं, लाल और पीली मिट्टी नहीं पाई जाती है। ठीक है, मतलब कि दक्कन के प्रायद्वीप पठार में मिट्टी का अभाव होता है, पैडलोड लेटराइट और काली मिट्टी पाई जाती है, जबकि लाल और पीली मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 19। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछा गया है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे पूछा गया है देश में कुल खनिज मूल्य में सर्वाधिक हिस्सा है,
सर्वाधिक हिस्सा है, मतलब खनिज में कौन से खनिज है जिनका उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है, तो ईंधन खनिज का मूल्य सर्वाधिक है बस। और बाकी कुछ मत सोचिएगा, ऑप्शन नंबर ए है, ईंधन खनिज का मूल्य जो होता है वो सर्वाधिक हिस्सा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है। इस प्रकार के क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 आप सोचेगा, वलन का वह प्रकार जिसमें बल दो अंग विपरीत दिशाओं में झुक जाते हैं परंतु एक ही कोण बनाते हैं कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, आपके ऑप्शन है परिवलन, एक नत वलन, सममित वलन, असममित वलन। ये आपके ऑप्शन है। अगर आपको आ रहा हो तो ट्रिक करिए, नहीं आएगा तो फिर हम तो बताएंगे ही। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा, इनमें से, तो ऑप्शन नंबर सी कि सममित वलन के कारण ऐसा होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 है, कोकण रेलवे मार्ग किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है। ठीक है, तो प्रायद्वीपीय भारत का पश्चिमी हिस्सा होता है, कोकण तट कहा जाता है, और वो कोकण जो तट है वो पड़ता है पश्चिमी घाट पर। तो अगर ये पूछा गया है कोकण रेलवे मार्ग किस पर्वतीय श्रृंखला से होकर गुजरता है, तो पश्चिमी घाट से होकर गुजरता है। ठीक है, 22 क्वेश्चन हो गए। अगर ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, मानव पर्यावरण संबंधों के परिप्रेक्ष्य में सबसे प्राचीन विचारधारा निम्न में से क्या है। तो ये है संभाव्यतावाद, मतलब इसमें ये बताया गया है कि इस तरीके चीज़ें होती थी, ये संभावना थी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 23। सबसे पुरानी विचारधारा कौन सी होगी, संभाव्यतावाद। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 24 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया आपसे, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे पूछा गया है कि नदी के मुहाने पर सामान्य जिस स्थल का निर्माण होता है वह है, मतलब नदी का मुहाना है, मुहाने पे लास्ट में जाकर किसका निर्माण किया जाता है, बाढ़ का मैदान। देखिएगा, गोखो झील बीच में निर्माण होता है, नदी के बीच में निर्माण होता है। गार्ज का निर्माण, गार्ज का मतलब एक तरीके जैसे झरना होता है उसी तरीके गार्ज होता है। ठीक है, और जलप्रपात मतलब जलप्रपात। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 24। अब देखेंगे हम जो बात करेंगे वो क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है, और इसके पहले आप बताएंगे कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन थे जो आ रहे थे। ठीक है, तो उत्तराखंड में स्थित ऋषिकेश किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर सी है, औषधि निर्माण उद्योग के लिए उत्तराखंड का जो ऋषिकेश है वो प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन थे, और खुद बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे, कितने नहीं आ रहे थे। ठीक है, और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। मिलेंगे अगले वाले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। और हाँ, अगर आपको हमसे जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहाँ में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ओके, नमस्कार, जय हिंद।